हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ क्लास 11 के टॉपिक को लेकर के। और वो टॉपिक हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारा चैप्टर 2 है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस लेक्चर का PDF फॉर्मेट टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। मैंने इसको टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दिया है, तो आप टेलीग्राम पे एडू फ्यूचर को सर्च करो और वहाँ पे रिलेटेड PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इवन इससे नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए, इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का चैप्टर। और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों को पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। और देखिएगा, इसी चैप्टर में आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप के, जैसे मोनेरा के बारे में पढ़ना है हम लोग को, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, फंगाई के बारे में पढ़ना है, इवन वायरसेस के बारे में पढ़ना है। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके इन सारी टॉपिक को आपके सामने मैं डील करूँगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज इस वीडियो में जो मैं बात आपसे करूंगा वो बात करूंगा किसके बारे में? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग इसी से रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्चुअली में इनिशिएशन जो किया गया था, क्लासिफिकेशन को इनिशिएट किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा, है ना। एरिस्टोटल जिन्होंने लगभग प्लांट्स, ये एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था, इवन कुछ प्लांट को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसी तरह से थियोफ्रास्टस का जो मेन क्राइटेरिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट किंगडम था, मतलब प्लांट किंगडम के वेरियस कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने किया था। तो इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बेसिस कुछ डिफरेंट मोड पे था। जैसे सेल के हिसाब से था, इवन सेल वॉल का प्रेजेंट होना या नहीं होना, लोकोमोशन का होना या नहीं होना, इवन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होना कि नहीं होना। मतलब कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन था ना, उसी के आधार पे इन लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था। तो इनिशिएट तो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया और थियोफ्रास्टस के द्वारा किया गया, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे कार्लस लिनियस। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन मेरा क्या आता है? पहला क्लासिफिकेशन आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रपोजल किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? तो इसमें नाम आता है एरिस्टोटल का, इसमें नाम आता है लिनियस का। बेसिकली इन्हीं दोनों का नाम आता है, थियोफ्रास्टस भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? ये टू किंगडम कहने का मतलब क्या कि दैट वाज प्लेंटी एंड एनिमैलिया। देखिए, यही दो किंगडम को उन्होंने बताया था, प्लेंटी एंड एनिमैलिया। अब ये प्लेंटी और एनिमैलिया का जो डिस्टिंग्विश था, इसका जो कैसे बांटा था उन्होंने, तो बांटने का जो तरीका था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? सेल वॉल था पहले तो, कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब भाई प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है? वो प्लेंटी है। एब्सेंट है इसका मतलब क्या है? एनिमैलिया है। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से मान लो मैं बात कर रहा हूं लोकोमोशन का, मैं बात कर रहा हूं किसका? लोकोमोशन का। तो लोकोमोशन है या नहीं है? तो यहाँ क्या होगा? प्लेंटी जो होगा उसमें क्या होगा? नहीं है। एनिमैलिया में क्या है? मतलब लोकोमोशन अगर कर रहा है तो एनिमैलिया है, मूव कर रहा है इधर से उधर तो एनिमैलिया है, मूव नहीं कर रहा है प्लेंटी है। ओके, अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? एक्चुअली में इनिशियल कॉन्सेप्ट था कि आइदर दे ईट और नॉट, क्या वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो आपको पता है, अगर हम एक्सटर्नली देखें तो प्लांट तो नहीं खाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नॉट ईट।
और इसके बारे में क्या कहेंगे, ईट। समझ में आ रहा है, ये क्लासिफिकेशन था। अगर जनरल सेंस में हम लोग देखें तो नॉट ईट वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो सेल्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ईट वाला जो हो गया वो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं दूसरे प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स के ऊपर। फाइनली एक और मोड था, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है कि फास्ट है कि स्लो है, तो आपको पता है प्लेंट्री में क्या होगा, स्लो, एनिमैलिया में क्या होगा, फास्ट। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया ड्यू टू विच these two kingdom of classification get classified by Aristotle, Linnaeus and even Theophrastus. Now what is the drawback, इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन क्या था, है ना, क्योंकि अभी टू किंगडम क्लासिफिकेशन चलता नहीं है, तो लिमिटेशन क्या था। तो चलिए मैं लिमिटेशन यहाँ बता देता हूँ। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन का, कि लिमिटेशन क्या था। देखो लिमिटेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सेलुलर बेस्ड पर नहीं था, मतलब वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये क्लासिफिकेशन इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था। अगर सेल की बात करें तो आइदर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसको भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, आइदर प्रोकैरियोटिक और क्या, यूकैरियोटिक, ये इसका भी डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा था कि वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि ईट और नॉट ईट, ये ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ओके, इवन आपको पता होना चाहिए देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शन टू देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शन रिलेटेड टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे मान लो मैं अगर बात करता हूं यूग्लिना का, तो यूग्लिना क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन तो है, तो एनिमल है, फोटोसिंथेसिस भी करता है तो प्लांट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनिमल था, मतलब वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश यूग्लिना आइदर एनिमल और प्लांट। ओके, उसी तरह से आप देखिएगा आपको मिलेगा स्लाइम मोल्ड के बारे में भी कुछ ऐसा ही बात आ गया। स्लाइम मोल्ड क्या है, एनिमल है कि प्लांट है, वी कैन नॉट से दैट। क्लेमाइडोमोनास को अगर हम लोग देखें, क्लेमाइडोमोनास को हम लोग देखें, हम लोग लाइकेन को देखें, तो इसका डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं था। ओके, तो ये सारा लिमिटेशन था किसका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। कहने का मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, autotrophic, heterotrophic, even some animals are contradictory according to need, according to classification point of view, as like as Euglena, slime mold, Chlamydomonas, lichens, etc. Okay, so इस तरह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नंबर ऑफ क्या थे, डिमेरिट्स अवेलेबल थे। तब क्या हुआ, इसी दौर में, इसी सेक्टर के अंदर फिर थर्ड किंगडम का इंट्रोडक्शन किया गया। थर्ड किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट थर्ड किंगडम वाज गिवन बाय, थर्ड किंगडम का इंट्रोडक्शन किया गया कोपलैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, कोपलैंड के द्वारा थर्ड किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये कोपलैंड के द्वारा जो थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज मोनेरा। उस किंगडम का नाम क्या रखा गया, मोनेरा। मतलब एनिमैलिया और प्लेंटी तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट था, इसके बाद आ गया मोनेरा, ठीक ना।
अब देखिए मोनेरा के बारे में क्या बोला गया। मोनेरा को बोला गया यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। क्या बोला गया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। कहने का मतलब क्या कि ये सिंगल सेल का था और प्रोकैरियोट्स था। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या होता है? देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इवन प्रिमिटिव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। राइबोसोम्स भी 70s का पाया जाता है। जब हम लोग मोनेरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यहीं पे देखोगे कि फिर इसके बाद एक और किंगडम का इंट्रोडक्शन किया गया, दैट वाज फोर्थ किंगडम। क्या हुआ? फोर्थ किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ। और ये फोर्थ किंगडम क्या था भाई? दैट वाज प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा, फोर्थ किंगडम। अब देखो प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। ओके, अर्नस्ट हैकेल जो कि और भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, इवोल्यूशनरी सिस्टम में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, तो प्रोटिस्टा क्या था? जैसे मैंने बताया ना मोनेरा, तो मोनेरा जो था वो क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स था। तो प्रोटिस्टा क्या था? तो प्रोटिस्टा जो आप देख रहे हो इसके बारे में बताया गया कि ये भी यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है, मतलब थोड़ा एडवांस है। एडवांस करने का मतलब क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप है, सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। तो इस तरह से आ गया ये फोर्थ किंगडम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या? 5th किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा प्रपोज किया गया था? दैट वाज आर एच विटैकर के द्वारा प्रपोजल आया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम पहले से प्रेजेंट था, दैट इज प्लांटी एंड एनिमैलिया। 3rd किंगडम कॉपलैंड के द्वारा दिया गया। 4th किंगडम अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। 5th किंगडम दैट वाज कंसिडर्ड एज फंगाई, और इसका इंट्रोडक्शन किया आर.एच. विटैकर ने, है ना। तो उन्होंने ओवरऑल 5 किंगडम के बारे में बात की, दैट वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। क्या था वो 5 किंगडम? मैं यहां बता दूं आपको क्या था वो। मोनेरा और क्या था? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। देखिए ये 5 किंगडम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया आर.एच. विटैकर के द्वारा। इट ऑल्सो हैज for division, for distinguish of 5 kingdom of classification, there are some specific criteria। देखिए 5 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे दिया गया था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला आधार जो था दैट इज कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, जैसे प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, इस आधार पे। ओके, नेक्स्ट फिर क्या दिया गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मतलब कि आउटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या सैप्रोफाइटिक है, कुछ इस टाइप का, क्योंकि जो फंगाई की बात की गई थी वो क्या था? सैप्रोफाइटिक था, है ना।
फिर क्या बात आया, फिर बात आया कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लेक्सिटी के आधार पे किया गया कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, क्या है। ओके, द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। क्या था, रिप्रोडक्शन का आधार था, मतलब वेदर फ्लैजिला प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और नॉट, ये सब आधार था उसका। एंड द लास्ट वन इज फिलोजेनी। क्या था, फिलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशन, है ना। तो इवोल्यूशनरी रिलेशन के आधार पे भी उन्होंने, मतलब ये 5 डिफरेंट क्राइटेरिया ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया। ओके, अब देखिए ये जो डिस्टिंग्विश था, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमैलिया में कुछ अलग अलग था। अगर हम इसको क्लासिफाई करें, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ मोनेरा, मैं लिख देता हूँ प्रोटिस्टा, हम लोग लिख देते हैं फंगाई, हम लोग लिख देते हैं प्लांटी और ले लेते हैं क्या, एनिमैलिया। और यहाँ मैं वो क्राइटेरिया ले लेता हूँ जिस क्राइटेरिया के आधार पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया था। ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, सेल का टाइप, मतलब कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो देखिए मोनेरा के बारे में क्या बोलेंगे, ये प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा हो गया यूकैरियोटिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी हो गया यूकैरियोटिक, ये भी हो गया यूकैरियोटिक और ये भी हो गया यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रोटिस्टा हो गया प्रोकैरियोटिक, बाकी सब क्या हो गया, यूकैरियोटिक। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के आधार पे, सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा प्लांटी जो है उसका सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का। फंगाई को अगर आप देखोगे तो इसका सेल वॉल बना हुआ होता है किसका, काइटिन का। अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब में और मे नॉट, क्योंकि किसी किसी प्रोटिस्टा में सेल वॉल देखा गया है, किसी में नहीं भी देखा गया है। अगर हम लोग मोनेरा को देखें तो क्या है भाई, तो एक्चुअली में इसका सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है, एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बट दे आर नॉट सेलुलोज। तो हम कह सकते हैं नॉन सेलुलोजिक, और क्या होता है, एमिनो एसिड। आप पढ़ोगे जब मैं डिटेल बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली में बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन का, एन ग्लूकोसामाइन, उसी का बना हुआ होता है ना। फिलहाल अभी यहाँ की बात हो रही है। तो ये हो गया किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। अच्छा, एनिमैलिया में क्या होगा, सेल वॉल तो होगा नहीं, दैट इज एब्सेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, तो न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या बात करूंगा भाई। अब देखो मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा, है ना। बाकी सब में प्रेजेंट होगा, तो इसमें होगा एब्सेंट, बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, किसका बात करेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेलुलर की यूनिसेलुलर क्या है, तो ये देखिए आपको क्या मिलेगा, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। फंगाई आपको यूनिसेलुलर भी मिलेगा और मल्टी सेलुलर भी मिलेगा। तो यूनिसेलुलर प्लस आपको मल्टी सेलुलर भी मिलने जा रहा है, मतलब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, एक्चुअली में लूज सेल्स पाए जाते हैं इसमें। अगर इसको हम लोग देखें तो आपको क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जबकि कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी मिलता है इसमें हम लोगों को।
और एनिमेलिया में अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा, मल्टी सेलुलर मिलेगा बेसिकली, है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अगर हम लोग फाइनल देखें न्यूट्रिशन के हिसाब से, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या है भाई, तो मोनेरा क्या होता है, तो ये आउटो भी होता है, मतलब आउटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, दोनों कैटेगरीज है इसमें। प्रोटिस्टा में भी ऐसा ही कुछ बात है, ये भी आउटोट्रॉफिक भी होता है और आपको हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेगा। देयर आर सम प्रोटिस्टा विच आर आउटोट्रॉफिक, कुछ लोग हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेंगे आपको। फंगाई को देखेंगे तो ये हमेशा सेप्रोफाइटिक मिलता है मोस्टली, हालांकि कुछ कुछ पैरासिटिक भी मिलता है ना। तो हम कह सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक है। वहीं पे प्लांटी को देखेंगे तो ये 100% क्या है, आउटोट्रॉफिक है। प्लांटी 100% क्या है, आउटोट्रॉफिक है। और इनमेलिया को अगर हम लोग देखें तो ये तो हेटेरोट्रॉफिक है, आउटोट्रॉफिक तो आपको मिलेगा नहीं, तो ये आपका क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये एक डिस्टिंक्शन हुआ, ये एक वेरियस मोड ऑफ डिस्टिंक्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। हमने बांट दिया कि प्लांटी और एनिमल, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमली और प्लांटी में क्या डिफरेंसेस है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग अब वही देखेंगे। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं अब 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए 6th किंगडम के रूप में एक्चुअली में कार्ल ओज, है ना, कार्ल ओज ने क्या किया कि उन्होंने 2 और किंगडम का इंट्रोडक्शन किया। उन्होंने बैक्टीरिया नहीं किया, उन्होंने मोनेरा नहीं किया, मोनेरा के अलावा उन्होंने 2 और किंगडम कर दिया। दैट वाज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्या बताया उन्होंने, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। अब देखो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट जो था उनका, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट था, प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने किया था। इवन उन्होंने डोमेन सिस्टम के बारे में भी बताया, मतलब डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का भी प्रपोजल दिया गया था उनके द्वारा। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कहा गया कि डोमेन जो था ना, ये डोमेन को उन्होंने माना हायर कैटेगरी, डोमेन को माना हायर कैटेगरी, इवन हायर देन किंगडम, हायर कैटेगरी देन किंगडम। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में किंगडम जो है वो क्या है, सबसे हायर कैटेगरी में है। लेकिन कार्ल ओज के द्वारा क्या बताया गया कि नहीं, सबसे हायर कैटेगरी में कौन है, डोमेन को रखा उन्होंने, है ना। और उन्होंने इस डोमेन को क्लासिफाई किया 3 बेसिक टाइप्स में, 3 बेसिक कैटेगरीज में। तो एक था आपको जिसको बोला गया आर्की, दूसरे को बोला गया बैक्टीरिया और तीसरे को बोला गया यूकेरिया। क्या बोला गया, यूकेरिया। ओके, यूकेरिया, ठीक ना। तो ये एक्चुअली में कैटेगरीज था, यूकेरिया बाई ए ही होता है, यूकेरिया। ओके, ये बेसिक कैटेगरीज था। तो आर्की में उन्होंने किसको रखा, तो आर्की में उन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया को। किसको रखा, आर्की बैक्टीरिया को उन्होंने आर्की में रखा। बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने रखा ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, और नॉर्मल बैक्टीरिया को उन्होंने रखा इसके अंदर, और यूकेरिया में उन्होंने रखा बाकी सारे किंगडम को। मतलब क्या, दैट वाज प्रोटिस्टा,
फंगाई, प्लैंटी एंड एनिमैलिया। और इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ना, वो इवोल्यूशनरी सिस्टम में था। एक्चुअली में उन्होंने प्रोगेनोट का टर्म दिया था, एक टर्म दिया था प्रोगेनोट। देखो प्रोगेनोट जो था ना, इसको उन्होंने माना था एंसेस्टर ऑफ ऑल किंगडम। जितने भी किंगडम है ना, वो सारे किंगडम का एंसेस्टर माना था उन्होंने प्रोगेनोट को, और प्रोगेनोट से ही ये सारे का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। कि इसी तरह से उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम को बताया था कि प्रोगेनोट जो है वो क्या है, एंसेस्टर है, और इसी से बाकी सारे किंगडम का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, कार्लोस का। समझ में आ रहा है? तो ये था मेरा 6th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, स्पेशली अगर हम लोग प्लांट के क्लासिफिकेशन और एनिमल के क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम का। हम लोग बात करते हैं किसका, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करता है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग 2 टाइप का सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं, या हमको इसके बारे में पता है। एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम और एक को बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। देखिए 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। इसके अलावा एक और है, दैट इज फिलोजेनिक सिस्टम। पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। मैं इतना तक बता दूंगा आर्टिफिशियल, इधर मैं बता दूंगा नेचुरल। अब देखो आर्टिफिशियल क्या है। एक्चुअली में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। पहले तो मैं बता दूं गिवन बाय किसके द्वारा, मतलब किन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। तो थियोफ्रास्टस थे, कार्लस लिनियस थे और एरिस्टोटल थे। कौन कौन थे, थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल और कार्लस लिनियस। देखिए ये 3 साइंटिस्ट जो थे ना, इसको प्रॉपर प्रपोजल दिया था इन्होंने। ओके, किस बेसिस के आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक ना, मार्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पे उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासिफाई किया था और उसके हिसाब से प्लांट और एनिमल्स को बांटा था। जैसे मान लो एरिस्टोटल के द्वारा बताया गया, जैसे एनीमा और इनेमा, है ना। एनीमा कहने का मतलब विदाउट रेड ब्लड, इनेमा कहने का मतलब क्या, विथ रेड ब्लड। उसी तरह से हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश किया गया था कि भाई हर्ब्स कौन होता है, सर्ब्स कौन होता है, ट्रीज कौन होता है। एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मेराइन। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन था ना, वो सारा क्लासिफिकेशन इन लोगों के द्वारा किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ओके, जबकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ये प्रपोज किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको दिया गया था बेंथम एंड हुकर के द्वारा, है ना। बेंथम एंड हुकर के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था किसका, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का। और ये किस आधार पे था, तो एज कंपेयर टू इसके ये थोड़ा ज्यादा क्राइटेरिया कवर कर रहा था। जैसे क्या, मैं लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी था, एनाटॉमी था, साइटोलॉजी था, केमिकल एनालिसिस था, इवोल्यूशन था, नहीं इवोल्यूशन नहीं था बेसिकली, है ना। तो ये सब आधार पे था, इसी में कर देता हूं। तो ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल, ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम का क्या ड्रॉबैक्स रहा है, तो पहला ड्रॉबैक तो क्या हो गया, ओनली मार्फोलॉजिकल और मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर के आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। प्लस इवोल्यूशनरी सिस्टम को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा
है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। तो क्या था भाई कि ये एक लिमिटेड कैरेक्टर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहा था। वहीं पे देयर आर नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा था, और ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे ही ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहा था। तो ये मेरा क्या था, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग फिलोजेनेटिक सिस्टम को देखते हैं, किसको देखते हैं, फिलोजेनेटिक सिस्टम को देखते हैं, तो इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, दैट वाज एंगलर एंड प्रेंटी। एंगलर एंड प्रेंटी, इन्हीं के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था फिलोजेनेटिक का, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड। हम कहेंगे क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशन एंड फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पे ये क्लासिफिकेशन का प्रपोजल दिया गया था। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए एक और टॉपिक मैं आपको बता देना चाहूंगा, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का डिफरेंट ब्रांचेज भी एक्सप्लेन किया गया है ना। तो डिफरेंट ब्रांचेज में आप देखिएगा तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के आधार पे हम लोग टैक्सोनॉमी को करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फो टैक्सोनॉमी, है ना, जिसको अल्फा टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फीचर के आधार पे, एक्सटर्नल फीचर के आधार पे हम लोग बोलते हैं। दूसरा इसी में आपको मिलेगा फिर साइटो टैक्सोनॉमी, नाम से पता चल रहा है, सेल के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे, है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे हम लोग कहेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक टर्म आपको मिलेगा दैट इज केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी का बनने का मतलब क्या हो गया, केमिकल एनालिसिस, बायोमोलिक्यूल्स का जो प्रेजेंट होना होता है उसके आधार पे हम लोग केमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, है ना। फिर आपको मिलेगा न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। तो ये डेटा एनालिसिस के आधार पे किया जाता है बाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम के आधार पे हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं और उस डेटा एनालिसिस के आधार पे हम लोग सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करते हैं, और उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। ओके, तो इस तरह से आई थिंक ये सारा टॉपिक जो मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन था उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा। तो ये सारा टॉपिक आपको एनसीईआरटी से भी रिवाइज करना है, प्लस मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम के ऊपर, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है और उससे भी आप नोट्स बना सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आई थिंक ये सारा टॉपिक जब आपको समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिवीजन का एक जरिया है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी वजह से आप उसको रिवाइज करो प्रॉपर अच्छे ढंग से। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बनने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। घरों में सुरक्षित रहिए अपने परिवार के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।